नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वनडे एग्जाम सेंटर में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग BA 6 सेमेस्टर हिंदी का जो पहला पेपर है जिसका नाम है भाषा विज्ञान हिंदी भाषा तथा देवनागरी लिपि, इससे संबंधित एक सब्जेक्टिव मॉडल पेपर का अध्ययन करेंगे। ये हमारा दूसरा मॉडल पेपर है। इसके पहले हम लोगों ने एक और मॉडल पेपर कर लिया है। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। आपका ये मॉडल पेपर कुल 3 खंड में विभाजित होगा। पहला खंड अ है, दूसरा खंड ब है और तीसरा खंड स है। एक एक करके यहाँ पर हम लोग तीनों खंडों का अध्ययन करेंगे। हम लोग जानेंगे कि इसमें आपसे क्या पूछा गया है और इसका उत्तर आपको किस प्रकार से लिखना होगा। तो चलिए बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं। आपका पहला खंड अ है। इसमें आपसे अति लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा गया है और प्रत्येक प्रश्न का उत्तर आपको यहाँ पर अधिकतम 50-50 शब्दों में देना होगा। देख लेते हैं कि इसमें आपसे क्या पूछा गया है। पहला प्रश्न है, शब्द की परिभाषा बताइए। तो शब्द किसको कहा जाता है उसी के बारे में आपको बताना है। तो उत्तर में आप लिखेंगे कि वर्णों के ऐसे सार्थक समूह को शब्द कहते हैं जिसका कोई निश्चित अर्थ हो। यानी शब्द जो होता है वो वर्णों का सार्थक समूह होता है। वर्ण जो होते हैं भाषा की सबसे छोटी इकाई होते हैं, लेकिन ये निरर्थक होते हैं, इनका कोई अर्थ नहीं होता है और इन निरर्थक वर्णों से ही सार्थक शब्दों का निर्माण किया जाता है। यह भाषा की सबसे छोटी स्वतंत्र इकाई है। यानी शब्द जो होते हैं भाषा की सबसे छोटी स्वतंत्र इकाई होते हैं और सबसे छोटी सार्थक इकाई भी माने जाते हैं। जब वर्ण एक निश्चित क्रम में जुड़ते हैं तभी ये शब्द कहलाते हैं। वाक्य में प्रयुक्त होने पर शब्द जो है पद बन जाता है। जैसे किताब हो गया, घर हो गया, आकाश हो गया, ये सभी शब्द के ही उदाहरण हैं। आगे बढ़ते हैं, दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि स्वर एवं व्यंजन में क्या अंतर है। स्वर और व्यंजन में क्या अंतर पाया जाता है इसी के बारे में आपको बताना है। तो उत्तर में आप लिखेंगे कि हिंदी ध्वनियों को मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा जाता है। पहला है स्वर, दूसरा है व्यंजन। इनके बीच मुख्य अंतर निम्नलिखित है। एक एक करके उस अंतर को यहाँ पर हम लोग लिखेंगे। पहला अंतर स्वतंत्रता को लेकर के है। स्वर ध्वनियां जो होती हैं वो स्वतंत्र ध्वनियां होती हैं जिनका उच्चारण बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से होता है। यानी स्वर ध्वनियां पूरी तरीके से स्वतंत्र ध्वनियां होती हैं, जबकि व्यंजन ध्वनियों के उच्चारण के लिए अनिवार्य रूप से स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। यानी व्यंजन ध्वनियां जो होती हैं वो स्वरों पर निर्भर रहती हैं, स्वतंत्र नहीं होती हैं। दूसरा जो अंतर है वो वायु के प्रवाह को लेकर के है। स्वरों के उच्चारण में फेफड़ों से निकलने वाली वायु बिना किसी रुकावट के मुख से बाहर आ जाती है, कोई रुकावट उसमें नहीं होता है। लेकिन व्यंजन में जो होता है वायु कंठ, तालु या होठों से टकरा करके निकलती है। इन वायु के प्रवाह में रुकावट होती है। तो दूसरा अंतर हो जाएगा। अब तीसरा अंतर देख लेते हैं। तीसरा अंतर संख्या और आधार को लेकर के है। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की जो संख्या है वो 11 है जो व्यंजनों को आधार प्रदान करते हैं, जबकि व्यंजनों की कुल संख्या 33 है जो स्वरों पर आश्रित होते हैं। इतना अंतर आपको इसके उत्तर में लिखना होगा। अब आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। तीसरा प्रश्न है, पूर्वी हिंदी की बोलियों का परिचय दीजिए। पूर्वी हिंदी में कौन कौन सी बोलियां आती हैं उन्हीं बोलियों के बारे में आपको यहाँ पर बताना है। तो उत्तर में आप लिखेंगे कि पूर्वी हिंदी अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित हिंदी की प्रमुख उपभाषा है। इसकी बोलियों का परिचय इस प्रकार है। यानी जो पूर्वी हिंदी है वो अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित हुई है और इसमें कुल 3 बोलियां पाई जाती हैं। एक एक करके उन बोलियों के बारे में हम लोग लिखेंगे। पहली बोली है अवधी। पूर्वी हिंदी की सबसे प्रसिद्ध बोली है। यह लखनऊ और अयोध्या के आसपास बोली जाती है। तुलसीदास ने रामचरितमानस इसी बोली में लिखा हुआ था, अवधी में ही, और मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा पद्मावत भी इसी बोली में लिखा गया है। दूसरी बोली देख लेते हैं। दूसरी है बघेली और यह मुख्य रूप से मध्य प्रदेश के रीवा और उसके आसपास यानी बघेल खंड क्षेत्र में प्रचलित है। बघेल खंड क्षेत्र में प्रचलित होने के कारण इसको बघेली के नाम से जाना जाता है। तीसरा छत्तीसगढ़ी है। यह छत्तीसगढ़ राज्य की प्रमुख बोली है जिसकी अपनी समृद्ध लोक संस्कृति है। इतना आप लिख देंगे तो आपके प्रश्न का उत्तर पूरा हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, चौथा प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि अर्थ विज्ञान क्या है। अर्थ विज्ञान किसको कहा जाता है इसी के बारे में आपको बताना है। तो उत्तर में आप लिखेंगे कि अर्थ विज्ञान भाषा विज्ञान की वह शाखा है जिसमें शब्दों और वाक्यों के अर्थ का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। यानी अर्थ विज्ञान में शब्द और वाक्यों के अर्थों का अध्ययन किया जाता है। यह विश्लेषण करता है कि शब्द अपना अर्थ कैसे प्राप्त करते हैं और उनमें समय के साथ क्या बदलाव आता है। इसके अंतर्गत पर्यायवाची, विलोम और अनिकार्थी शब्दों के आपसी संबंधों की व्याख्या की जाती है। इतना आपको इसके उत्तर में लिखना होगा। अब आगे बढ़ते हैं, 5वां प्रश्न देख लेते हैं। परिनिष्ठित भाषा किसे कहते हैं।
परिनिष्ठित भाषा किसको कहा जाता है, इसी के बारे में आपको बताना है। तो उत्तर में आप लिखेंगे कि व्याकरण से नियंत्रित, शुद्ध और परिष्कृत भाषा को परिनिष्ठित भाषा कहते हैं। यानी जो भाषा व्याकरण से नियंत्रित होता है, शुद्ध होता है, परिष्कृत होता है, उसी भाषा को परिनिष्ठित भाषा के नाम से जाना जाता है। जब कोई बोली अपने क्षेत्रीय प्रभाव से मुक्त होकर मानक रूप ले लेती है और शिक्षा में, साहित्य में, शासन में प्रयोग की जाती है, तो वही बोली जो है परिनिष्ठित भाषा धीरे धीरे कहलाने लगती है। यह पूरी तरीके से नियमों में बंधी होती है, सर्वमान्य होती है। उदाहरण के रूप में आप खड़ी बोली को देख सकते हैं। खड़ी बोली एक समय बोली थी, लेकिन आज परिनिष्ठित हिंदी बनी हुई है, मानक हिंदी का रूप उसने धारण कर लिया है। इतना आप लिखेंगे तो आपके प्रश्न का उत्तर पूरा हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। अगला खंड ब है। इसमें आपसे लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा गया है और प्रत्येक प्रश्न का उत्तर आपको अधिकतम 200 शब्द में यहाँ पर देना होगा। देख लेते हैं कि इसमें आपसे क्या पूछा गया है। दूसरा प्रश्न है, हिंदी शब्द समूह पर प्रकाश डालिए। हिंदी की जो शब्द संपदा है, जो शब्द समूह है, उसी के बारे में आपको यहाँ पर बताना है। तो उत्तर में आप लिखेंगे कि हिंदी विश्व की सबसे वैज्ञानिक और समृद्ध भाषाओं में से एक है। इसकी शब्द संपदा का भंडार अत्यंत व्यापक है, जिसमें संस्कृत की विरासत के साथ साथ अनेक देशी विदेशी भाषाओं का अनूठा संगम देखने को मिलता है। यानी हिंदी का जो शब्द समूह है, जो इसकी शब्द संपदा है, उस संस्कृत के साथ साथ देशी विदेशी भाषाओं से लिया गया है। उसी के बारे में आपको यहाँ पर बताना है, उसी का वर्गीकरण आपको यहाँ पर करना है। तो हिंदी शब्द समूह का वर्गीकरण हम लोग यहाँ पर करेंगे और स्रोत के आधार पर कुल 4 भागों में इसको हमने यहाँ पर बांटा हुआ है। पहला है तत्सम शब्द। तत्सम शब्द वे शब्द होते हैं जो संस्कृत के शब्द होते हैं और संस्कृत से ही लिए गए होते हैं और बिना किसी परिवर्तन के हिंदी में ज्यों के त्यों प्रयोग किए जाते हैं। जैसे अग्नि हो गया, वायु हो गया, दुग्ध हो गया, ये संस्कृत के शब्द हैं और संस्कृत से हिंदी में आए हुए हैं और इसमें कुछ भी परिवर्तन नहीं किया गया है। दूसरा तद्भव शब्द है। तद्भव शब्द वे शब्द होते हैं जो संस्कृत से ही निकलते हैं, लेकिन समय के साथ साथ इनका रूप बदल जाता है। यानी इनका उद्भव तो संस्कृत से ही होता है, लेकिन समय के साथ साथ इनका जो रूप होता है वो बदल जाता है। जैसे कर्पूर संस्कृत में है, उससे कपूर बन गया है। संस्कृत में अग्नि है तो उससे आग बन गया है। तो कपूर यहाँ पर और आग यहाँ पर जो है क्या है, तद्भव शब्द के उदाहरण हैं। अब अगला देख लेते हैं। अगला है देशज शब्द। देशज शब्द स्थानीय शब्द होते हैं जिनकी उत्पत्ति का पता नहीं चलता, जो लोक भाषाओं से हिंदी में आए हुए हैं। जैसे लौटा हो गया, पगड़ी हो गया, खिड़की हो गया, सिकहर हो गया, चूल्हा हो गया, चैला हो गया, ये सभी शब्द देशज शब्द के नाम से जाने जाते हैं। चौथा है विदेशी यानी कि विदेशज शब्द। जो विदेशज शब्द है ये व्यापार के कारण, आक्रमण के कारण, यानी विदेशों के संपर्क में आने के कारण से हिंदी में आए हुए हैं। इसमें अंग्रेजी है, अंग्रेजी के शब्द आए हुए, जैसे कॉलेज हो गया, स्टेशन हो गया। इसी प्रकार से अरबी फारसी के शब्द हैं, जैसे कलम हो गया, कागज हो गया, ये अरबी फारसी के शब्द हैं। उसी प्रकार से पुर्तगाली के भी शब्द आए हुए हैं, जैसे गमला हो गया, अलमारी हो गया, ये पुर्तगाली के शब्द हैं। तो 4 भागों में इसको बांटा गया है। अंत में हम लोग जो है निष्कर्ष लिखेंगे और निष्कर्ष में हम लोग लिखेंगे कि हिंदी का शब्द समूह एक बहती हुई नदी के समान है, जिसने समय के साथ नए शब्दों को अपनाया है। यही भाषाई लचीलापन और विविधता हिंदी को आधुनिक युग में एक समर्थ और वैश्विक भाषा बनाती है। इतना आप लिख देंगे तो आपके प्रश्न का उत्तर पूरा हो जाएगा। अब तीसरा प्रश्न है, भाषा विज्ञान की परिभाषा, उसके प्रकार और क्षेत्र पर प्रकाश डालिए। तो सबसे पहले आपको बताना है कि भाषा विज्ञान होता क्या है, फिर उसके कौन कौन से प्रकार होते हैं, फिर उसके अध्ययन क्षेत्र के बारे में आपको यहाँ पर बताना है। तो उत्तर में लिखेंगे कि भाषा विज्ञान वह वैज्ञानिक विधा है जिसके अंतर्गत भाषा की उत्पत्ति, स्वरूप, विकास और विनाश का तर्कसंगत और व्यवस्थित अध्ययन किया जाता है। यानी भाषा का अध्ययन करने वाले विज्ञान को हम भाषा विज्ञान के नाम से जानते हैं। यह भाषा को केवल संवाद का माध्यम नहीं मानता, बल्कि उसकी सूक्ष्म संरचना का विश्लेषण करता है। एक परिभाषा देख लेते हैं। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी की परिभाषा है। इन्होंने लिखा हुआ है कि जिस शास्त्र के अंतर्गत भाषा का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है उसे भाषा विज्ञान कहते हैं। यानी भाषा के अध्ययन करने वाले विज्ञान को ही भाषा विज्ञान के नाम से जाना जाता है। अब इसके प्रमुख प्रकार देख लेते हैं। मुख्य रूप से इसके 4 प्रकार माने जाते हैं। पहला है ध्वनि विज्ञान। ध्वनि विज्ञान पहला है। इसमें भाषा की लघुतम इकाई ध्वनि के उच्चारण और प्रकारों का अध्ययन इसमें किया जाता है। यानी ध्वनि विज्ञान में ध्वनियों का अध्ययन किया जाता है। दूसरा जो प्रकार है वो पद विज्ञान या रूप विज्ञान है। इसमें शब्दों की आंतरिक संरचना, उसके निर्माण की प्रक्रिया का विश्लेषण किया जाता है।
तीसरा जो इसका प्रकार है वो वाक्य विज्ञान है। पदों के मेल से बनने वाले वाक्य के नियम और उसके संबंधों का अध्ययन इसमें किया जाता है। चौथा जो प्रकार है वो अर्थ विज्ञान है। शब्दों और वाक्यों के निहित अर्थों का वैज्ञानिक विवेचन इसमें किया जाता है। तो ये भाषा विज्ञान के 4 प्रकार हो गए। अब भाषा विज्ञान के अध्ययन क्षेत्र का अध्ययन हम लोग कर लेते हैं। भाषा विज्ञान का जो अध्ययन क्षेत्र है वो अत्यंत व्यापक है। इसमें निम्नलिखित का अध्ययन शामिल किया जाता है। पहला है ऐतिहासिक। भाषा का समय के साथ विकास कैसे होता है, जैसे संस्कृत से हिंदी किस प्रकार से विकसित हुआ है, वो ऐतिहासिक भाषा विज्ञान में अध्ययन किया जाता है। दूसरा तुलनात्मक है। इसमें 2 या अधिक भाषाओं की समानता और भिन्नता का अध्ययन किया जाता है। इन 2 भाषाओं की तुलना यहाँ पर की जाती है। तीसरा है प्रायोगिक। आधुनिक समय में भाषा का समाज, मनोविज्ञान और कंप्यूटर कोडिंग में उपयोग किस प्रकार से किया जाता है, उसका प्रायोगिक भाषा विज्ञान में हम लोग अध्ययन करते हैं। अंत में हम लोग निष्कर्ष देखेंगे। निष्कर्ष में आप लिखेंगे कि भाषा विज्ञान वह कुंजी है जो भाषा की जटिल संरचना को खोलती है। यह न केवल व्याकरण को शुद्ध करता है बल्कि भाषा के ऐतिहासिक और सामाजिक महत्व को भी स्थापित करता है। इतना आप लिख देंगे तो आपके प्रश्न का उत्तर पूरा हो जाएगा। अब चौथा प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया कि देवनागरी लिपि के नामकरण पर प्रकाश डालिए, यानी देवनागरी लिपि को देवनागरी लिपि क्यों कहा जाता है, इसी के बारे में विस्तार से आपको बताना है। तो उत्तर में आप लिखेंगे कि देवनागरी लिपि विश्व के प्रमुख लिपियों में से एक है। इसके नामकरण के पीछे विद्वानों के बीच मतभेद का विषय रहा है। इसके देवनागरी कहलाने के पीछे प्रमुख तर्क निम्नलिखित है। अब एक एक करके उन तर्कों का अध्ययन हम लोग यहाँ पर करेंगे। पहला जो तर्क है वो नगर सिद्धांत कहा जाता है। कुछ विद्वानों का मानना है कि यह लिपि केवल नगरों में प्रचलित थी, इसलिए इसको नागरी कहा गया। इन नगरों में प्रचलित होने के कारण इस लिपि को नागरी के नाम से जाना गया। बाद में इसके उच्च स्थान के कारण इसमें देव शब्द जुड़ गया और इसको देवनागरी कहा जाने लगा। दूसरा जो सिद्धांत है वो देवनगर यानी काशी का सिद्धांत है। एक प्रसिद्ध मत यह है कि काशी को देवनगर कहा जाता है, काशी को देवनगर के नाम से जाना जाता है और वहाँ इस लिपि का प्रयोग अधिक होने के कारण इसका नाम देवनागरी पड़ गया। क्योंकि काशी को देवनगर कहते हैं और देवनगर में प्रचलित होने के कारण इस लिपि को देवनागरी लिपि के नाम से जाना जाता है। तीसरा जो सिद्धांत है वो ललित विस्तर ग्रंथ में दिया हुआ है। बौद्ध ग्रंथ ललित विस्तर में नाग लिपि का उल्लेख मिलता है, जिसे देवनागरी का पूर्व रूप माना जाता है। चौथा जो मत है वो गुजरात का मत है। इसमें माना जाता है कि गुजरात के नागर ब्राह्मणों द्वारा विशेष रूप से प्रयोग किए जाने के कारण इसको नागरी लिपि के नाम से जाना जाता है। पांचवा जो मत है वो तांत्रिक मत है। कुछ विद्वान इसे तांत्रिक चिन्ह देवनगर से जोड़ते हैं। देवनगर चक्रों में वर्णों को लिखे जाने के कारण इसका देवनागरी नाम पड़ा हुआ है। अंत में हम लोग निष्कर्ष लिखेंगे और निष्कर्ष में आपको लिखना होगा कि यद्यपि इसके नामकरण का कोई एक निश्चित ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है, परंतु सर्वाधिक मान्य मत यह है कि मध्यकाल में अपनी विशिष्टता और व्यापकता के कारण इस लिपि को देव यानी कि श्रेष्ठ या पूजनीय और नागर यानी कि शहरी और सभ्य के संयोग से देवनागरी कहा गया। आज यह विश्व की सबसे वैज्ञानिक लिपियों में से एक है। इतना आप लिख देंगे तो आपके प्रश्न का उत्तर पूरा हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। अगला खंड 100 है। इसमें आपसे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछा गया है और प्रत्येक प्रश्न का उत्तर आपको अधिकतम 500 शब्द में यहाँ पर देना होगा। देख लेते हैं कि इसमें आपसे क्या पूछा गया है। पांचवा प्रश्न है इसमें, हिंदी की उपभाषाओं तथा बोलियों का वर्गीकरण करते हुए व्याख्यायित कीजिए। यानी हिंदी की जो 5 उपभाषाएं हैं और 5 उपभाषाओं के अंतर्गत जो 18 बोलियां हैं उसी के बारे में आपको यहाँ पर बताना है। तो उत्तर में आप लिखेंगे कि हिंदी भाषा का क्षेत्र विशाल है, जो उत्तर भारत के एक बड़े भूभाग में फैला हुआ है। इस विशाल क्षेत्र में बोली जाने वाली हिंदी को मुख्य रूप से 5 उपभाषाओं और 18 बोलियों में वर्गीकृत किया गया है। यह वर्गीकरण भौगोलिक और भाषाई आधार पर किया गया है। हिंदी की उपभाषा और बोलियों का विस्तृत वर्गीकरण यहाँ पर हम लोग करेंगे। पहला जो वर्गीकरण है वो पश्चिमी हिंदी है और पश्चिमी हिंदी का जो उद्भव हुआ है उस सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। पश्चिमी हिंदी को सौरसेनी अपभ्रंश से विकसित माना जाता है। यह हिंदी की सबसे महत्वपूर्ण उपभाषा है। इसकी प्रमुख बोलियां निम्नलिखित हैं। इसकी पहली बोली है खड़ी बोली, जिसको कौरवी के नाम से भी जाना जाता है और यह दिल्ली, मेरठ और बिजनौर के आसपास बोली जाती है। यही वर्तमान मानक हिंदी का मूल आधार है। दूसरी जो बोली है इसका वो ब्रजभाषा है। यह मथुरा और आगरा के क्षेत्र में प्रचलित है। मध्यकाल में यह साहित्य की सबसे प्रमुख भाषा रही है। सूरदार, रसखान आदि इसी भाषा में रचना किए हुए हैं। तीसरी जो बोली है वो हरियाणवी है, जिसको बांगरू के नाम से भी जाना जाता है। हरियाणा और दिल्ली के ग्रामीण क्षेत्रों में यह बोली जाती है।
अगला है बुंदेली, जो झांसी, ग्वालियर और बुंदेलखंड में बोली जाती है। और पांचवी है कन्नौजी, यह कानपुर और फर्रुखाबाद के आसपास बोली जाती है। यानी इसके अंतर्गत 5 बोलियां आती हैं। अब पूर्वी हिंदी देख लेते हैं। जो पूर्वी हिंदी है वो दूसरी उपभाषा है और यह अर्ध मागधी अपभ्रंश से विकसित हुई है। इसमें जो है 3 प्रमुख बोलियां आती हैं। पहला है अवधी, जो लखनऊ और अयोध्या के क्षेत्र में बोली जाती है। तुलसीदास ने इसमें रामचरितमानस लिखा हुआ है और जायसी ने इसी में पद्मावत लिखा हुआ है। दूसरा है बघेली, यह मध्य प्रदेश के रीवा और बघेल खंड में बोली जाती है। और तीसरी है छत्तीसगढ़ी, यह मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ राज्य में प्रचलित है। अब अगला उपभाषा देख लेते हैं। अगला उपभाषा बिहारी हिंदी है। बिहारी हिंदी जो है वो मागधी अपभ्रंश से विकसित हुआ है और इसमें भी 3 प्रमुख बोलियां आती हैं। पहला है भोजपुरी, यह हिंदी की सबसे अधिक बोली जाने वाली बोली है जो पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में प्रचलित है। दूसरा इसमें मैथिली है, यह बिहार के मिथिला क्षेत्र में बोली जाती है और इसे संविधान की 8वीं अनुसूची में स्थान प्राप्त है। और हिंदी की एकमात्र बोली मैथिली है जिसको संविधान में स्थान दिया गया है। तीसरा इसमें मगही है, यह पटना और गया के आसपास के क्षेत्रों में बोली जाती है। अब चौथी उपभाषा देख लेते हैं। चौथी उपभाषा है राजस्थानी हिंदी, जो सौरसेनी अपभ्रंश से विकसित हुई है और इसको 4 भागों में बांटा जाता है। 4 क्षेत्रों में इसको बांटा गया है। पहला है मारवाड़ी, जिसको पश्चिमी क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है और यह जोधपुर और जैसलमेर क्षेत्र में प्रचलित है। दूसरा है जयपुरी, जिसको ढूढ़ाड़ी भी कहते हैं, यह राजस्थान के पूर्वी भाग में पाई जाती है। जयपुर और अजमेर क्षेत्र में यह बोली जाती है। तीसरा है मेवाती, जिसको उत्तरी भी कहा जाता है, यह अलवर और भरतपुर क्षेत्र में प्रचलित है। चौथा है मालवी, जो दक्षिणी क्षेत्र में प्रचलित है। इंदौर और उज्जैन के क्षेत्र में इसको बोला जाता है। अब 5वीं उपभाषा देख लेते हैं। 5वां जो उपभाषा है उसे पहाड़ी हिंदी के नाम से जाना जाता है। एक खस और सौरसेनी अपभ्रंश से विकसित माना जाता है। यह हिमालयी क्षेत्रों में प्रचलित है। इसमें पहला है गढ़वाली, जो उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में बोला जाता है। दूसरा है कुमाऊनी, जिसे उत्तराखंड के अल्मोड़ा और नैनीताल क्षेत्र में बोला जाता है। अंत में हम लोग निष्कर्ष लिखेंगे और निष्कर्ष में आपको लिखना होगा कि हिंदी किसी एक बोली का नाम नहीं है, बल्कि यह अनेक बोलियों का एक जीवंत समूह है। जहां पश्चिमी हिंदी ने इसे प्रशासनिक और मानक रूप प्रदान किया, वहीं पूर्वी और बिहारी हिंदी ने इसे सांस्कृतिक और साहित्यिक गहराई दी। यह भाषाई विविधता ही हिंदी की एक सशक्त और वैश्विक भाषा बनाती है। इतना आप लिख देंगे तो आपके प्रश्न का उत्तर पूरा हो जाएगा। अब 6ठा प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया कि देवनागरी लिपि के सुधार संबंधी प्रयासों का उल्लेख कीजिए। यानी देवनागरी लिपि को सुधारने के लिए कौन कौन से प्रयास किए गए हैं, उन्हीं प्रयासों के बारे में आपको यहाँ पर बताना है। तो उत्तर में आप लिखेंगे कि देवनागरी एक ध्वन्यात्मक लिपि है, जहाँ जैसा बोला जाता है वैसा ही इसको लिखा जाता है, किंतु टाइपिंग यानी टंकण और मुद्रण की जटिलताओं को दूर करने के लिए समय समय पर इसमें परिमार्जन किए गए हैं। इनके प्रयासों को 2 भागों में बांटा जाता है। पहला है व्यक्तिगत प्रयास, दूसरा है सामूहिक प्रयास। एक एक करके दोनों का अध्ययन यहाँ पर हम लोग करेंगे। पहला है व्यक्तिगत प्रयास। विभिन्न विद्वानों ने लिपि को सरल और वैज्ञानिक बनाने के लिए व्यक्तिगत रूप से कुछ सुझाव दिए हैं, उसका अध्ययन इसमें हम लोग करेंगे। पहला नाम है बाल गंगाधर तिलक का। 1904 में बाल गंगाधर तिलक ने देवनागरी टाइपों की संख्या को सीमित करने के लिए तिलक टाइप का निर्माण किया। इन्होंने फांट की संख्या 450 से घटा करके 190 तक सीमित कर दी, जिससे मुद्रण सुगम हो गया। दूसरा नाम सावरकर बंधुओं का है। सावरकर बंधुओं ने अ की 12 खड़ी तैयार की और इन्होंने कहा कि स्वर मात्राओं के अलग अलग चिन्हों के बजाय केवल अ में ही मात्राएं जोड़ी जाएं, यानी अ के आगे पीछे मात्राएं लगाई जाए और इसी को अ की 12 खड़ी कहा गया। इससे टाइपिंग जो है तेज हो जाएगा और लेखनी भी तेज हो जाएगी। अगला जो नाम है वो डॉक्टर गोरख प्रसाद का है। इन्होंने सुझाव दिया कि मात्राओं को व्यंजन के ऊपर या नीचे लगाने के बजाय उन्हें दाहिनी ओर अलग करके लिखा जाना चाहिए। यानी जब हम आ लिख रहे हैं तो अ लिख करके मात्रा यहाँ देंगे। अगर हम गी लिख रहे हैं तो गी इस प्रकार से नहीं लिखेंगे, पहले ग लिखेंगे फिर मात्रा दाहिनी ओर हटा करके देंगे। इस प्रकार का सुझाव इनके द्वारा दिया गया था। अगला नाम श्रीनिवास का है। इन्होंने सुझाव दिया कि महाप्राण ध्वनियों के लिए अलग वर्ण न होकर अल्प प्राण वर्णों के नीचे कोई विशेष चिन्ह लगा दिया जाए। प्रमुख रूप से इन्होंने कहा था कि क अगर हम लिख रहे हैं तो ख हमको लिखने की जरूरत नहीं है, क के नीचे हम इस प्रकार से चिन्ह बना देंगे तो इसको हम ख के नाम से जानेंगे। उसी प्रकार से ग हम लिखेंगे तो घ हमको लिखने की जरूरत नहीं है, ग के नीचे इस प्रकार से हम चिन्ह बना देंगे तो घ जो है हो जाएगा। ऐसा श्रीनिवास का मानना था।
अगला नाम महादेव गोविंद रनाडे का है। इन्होंने लिपि सुधार के लिए सोशल कॉन्फ्रेंस के माध्यम से एक संगठित आंदोलन की नींव रखी थी। ये व्यक्तिगत प्रयास हो गया। अब हम लोग संस्थागत प्रयास कौन कौन से किए गए हैं उसके बारे में जान लेते हैं। इसमें पहला प्रयास हिंदी साहित्य सम्मेलन के द्वारा किया गया है। महात्मा गांधी की प्रेरणा से काका कालेलकर की अध्यक्षता में नागरी लिपि सुधार समिति इसमें बनाई गई थी और इस समिति ने सावरकर की अ की 12 खड़ी जो उनको द्वारा सुझाया गया था उसको स्वीकार कर लिया था। सिरो रेखा को हटाने जैसे साहसी सुझाव पर भी चर्चा यहाँ पर किया गया था और इन्होंने सुझाव दिया था कि जब हम टाइप करते हैं तो सिरो रेखा रहे। सिरो रेखा उसको कहते हैं जो ऊपर ही पाई खींचा गया है। इन्होंने कहा कि जब हम टाइप करते हैं तो सिरो रेखा रहे, लेकिन लेखनी में सिरो रेखा को हटा दिया जाए। दूसरा जो प्रयास है इसमें वो नागरी प्रचारी सभा काशी के द्वारा किया गया है। इस सभा ने वर्णों के भ्रामक रूपों जैसे ख को इस प्रकार से र व किया जा सकता है, भ्रामक वर्णों के लिखने को इन्होंने स्पष्ट किया। इसका मानकीकरण इनके द्वारा किया गया। अगला आचार्य नरेंद्र देव समिति है जो 1947 में उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा गठित किया गया था। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित इस समिति ने सबसे महत्वपूर्ण निर्णय लिए। अ की 12 खड़ी को इन्होंने भ्रामक मान करके खारिज कर दिया। इसने सुझाव दिया कि ख, ध, भ और स्र जैसे वर्णों को स्पष्ट रूप से लिखा जाए ताकि वे अन्य वर्णों जैसे न हो, यानी इसमें घुंडी लगाने का प्रावधान किया गया ताकि ये गुजराती घुंडी इसमें लगेगा, ये जो घुंडी है, तो इससे भ्रम की स्थिति उत्पन्न नहीं होगी। अगला जो प्रयास है वो लखनऊ सम्मेलन 1953 से आया हुआ है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की अध्यक्षता में हुए इस सम्मेलन में पंचमाक्षर के स्थान पर अनुस्वार के प्रयोग को व्यापक स्वीकृति दी गई। आपको बता दें कि पंचमाक्षर के स्थान पर जो अनुस्वार का प्रयोग है इसका सुझाव पहली बार श्याम सुंदर दास के द्वारा दिया गया था। अगला जो प्रयास है वो केंद्रीय हिंदी निदेशालय 1966 के द्वारा दिया गया है। भारत सरकार के इस संस्थान ने देवनागरी का एक मानक चार्ट जारी किया। इसमें बताया गया कि गया, गए, हुआ, हुए जैसे वर्तनी के लिए कौन से नियम अपनाए जाने चाहिए और संयुक्त वर्णों को किस प्रकार से लिखा जाना चाहिए, यह भी इसमें बतलाया गया था। अंत में हम लोग निष्कर्ष लिखेंगे और निष्कर्ष में हम लोग लिखेंगे कि इन सुधारों का ही परिणाम है कि आज देवनागरी लिपि अपनी वैज्ञानिकता को सुरक्षित रखते हुए कंप्यूटर और स्मार्टफोन जैसे डिजिटल उपकरणों पर दुनिया की सबसे सफल लिपियों में से एक बन गई है। इतना आप लिख देंगे तो आपके प्रश्न का उत्तर पूरा हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।